आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के इस स्पेशल सत्र में। तो 7वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो वायु लिखा हुआ है, अर्थात आप इसको वायुमंडल करके समझेंगे। कल हम लोगों ने जिस टॉपिक पर चर्चा किया था उसका हम एक संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं ताकि आप टॉपिक से कोरिलेट हो जाएं और आज के टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने बेसिकली क्या सब चर्चा किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था प्लेट क्या है। पॉइंट आउट मैं कर देता हूं, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्लेट क्या है आपको भी याद आ जाना चाहिए। प्लेट क्या है, उसके बाद पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आंतरिक बल और बाहरी बल। आंतरिक बल को दो तरीके से क्लासिफाई किया था कि जो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स होता है वो, और जो लॉन्ग टर्म फोर्स होता है वो। दोनों का उदाहरण आया था। बाहरी बल में क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल है उसको हमने जाना था। फिर संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्या होता है। फिर भूकंप के बारे में पढ़ा था कि भूकंप क्या होता है, फोकस क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप से कैसे हम बचाव करें, अर्थात जब भूकंप हो रही है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये। फिर भूकंप के क्या पूर्वानुमान है, किस तरीके से हम उसके बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद जो बाहरी बल के कार्य हैं उस पर हम लोग गए थे और आपको याद होगा कि उसमें हमने नदी के कुछ अपरदन और कुछ निक्षेपण जनित स्थलाकृति, वायु के कुछ अपरदन और कुछ निक्षेपण जनित, समुद्री तरंग के कुछ अपरदन और कुछ निक्षेपण जनित, और फिर जो हिमनद है ग्लेशियर टोपोग्राफी के बारे में संक्षिप्त से हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो टॉपिक है इसमें जो वायु कर के टॉपिक है इसमें हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, तो वायुमंडल का परिचय लेंगे, वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल की संरचना है, फिर मौसम और जलवायु है, तापमान एवं वायुदाब है, पवन एवं उसके प्रकार हैं, और ग्रीन हाउस गैस है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लार्ज टॉपिक भी है, लेकिन हमें इसमें केवल इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। हम फिर भी आपको थोड़ा सा, जैसे कल भी हमने बताने के क्रम में जो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा इनपुट आपको देना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए हम कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सभी को हम लोग जानते हैं धीरे धीरे, और आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी होगी। जब भी आप प्रश्न पूछें तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप कमेंट में लिखिए, अब मैं आपके चैट को देख रहा हूँ, तब जब आपकी क्वेरी आएगी मेरे सामने तो मैं उसका उत्तर अच्छे से दे पाऊँगा। और उसके बाद आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा। तो वायुमंडल का परिचय। तो सबसे पहला जो इसमें सेक्शन है वायुमंडल का परिचय, तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि आखिर वायुमंडल क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित करें। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी वायुमंडल के बारे में कुछ हल्का इंट्रोडक्शन लिया था 6 क्लास में। तो अगर आपको वायुमंडल क्या है इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है, पहला पॉइंट हमें क्या इसमें आउट करना है कि अनेक गैसों का मिश्रण है। ये क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। और हमारा जो वायुमंडल है ये जो अनेक गैसों का मिश्रण है, इसमें क्या है कि ये बेसिकली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, किसके कारण, तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है उसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है, ये धरातल के चारों ओर फैली है के कारण धरातल से धरातल से क्या है, जुड़ा है या संबंधित है, आप ये कह सकते हैं।
तो वायुमंडल जो है, हमारा वायुमंडल जो है वो क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। और इसमें क्या है, ये जो अनेक गैसों का मिश्रण है ये बेसिकली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरातल से जुड़ा हुआ है। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जिस ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान शून्य हो जाएगा, उस ऊंचाई पर जाकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा हम मानेंगे। नॉर्मली बुक में किलोमीटर के रूप में दिया रहता है, लेकिन साइंटिफिकली इसका यही है कि जिस ऊंचाई पर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो जाएगा वह वायुमंडल की ऊपरी सीमा मानी जाएगी। अब है कि वायुमंडल का संघटन, संगठन का अर्थ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो जैसे हमने पहले भी यहाँ में लिखा है कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, तो ये जो अनेक गैसों का मिश्रण है इसमें किन किन गैसों का मिश्रण है वो आपके सामने में है। कि जो एक तरफ जो कंस्टिट्यूएंट्स है पार्ट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, और दूसरी तरफ से क्या है, पार्ट पर मिलियन के हिसाब से है कि किसका कितना कंपोजिशन है। इस तरफ से भी वही है लगभग, गैस और परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। तो हमारे वायुमंडल का जो कंपोजिशन है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है, लगभग 78% से कुछ अधिक है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, ऑक्सीजन है, हम लोग नॉर्मली 21% मानते हैं, लेकिन ये 20% से क्या है, कुछ अधिक है। तीसरे स्थान पर ऑर्गन है जो 0.934 है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियोन है, फिर हीलियम है, फिर मीथेन है, फिर क्रिप्टॉन है। इस तरह के गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। यहाँ भी लगभग वही लिखा हुआ है। कुल मिला के जो 78% है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। शेष 1% जो गैसें हैं इसमें अन्य गैसों का कंपोजिशन है। तो शेष 1% में जो अन्य गैसों का कंपोजिशन है इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, एक बार थोड़ा सा इस चार्ट पर भी आ जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है सो एक, इसको मान लेते हैं कि ये 21% है, तो 21% में कौन सी गैस है, O2 गैस है। इसको हम मान लेते हैं कि ये 71% है, जिसमें कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन है। शेष जो 1% गैसें हैं इसमें अन्य सभी गैसें शामिल है, अन्य सभी गैस इसमें शामिल है। और अन्य सभी गैस कहने का अर्थ है कि इसमें एक गैस हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहेंगे, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के अलावा इसमें और कौन सी गैसें पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, जो धूलकण है जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल कहते हैं, धूलकण भी वायुमंडल का कंपोजिशन है। इसके अलावा जो जलवाष्प है जिसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं, ये भी वायुमंडल का कंपोजिशन है। फिर जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, वायुमंडल का कंपोजिशन है। और हाइड्रोजन के साथ साथ जो O3 यानी कि जो ओजोन है, ये अक्रिय गैसों में कौन सी गैसें वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो अक्रिय गैस में एक रेडॉन है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। शेष जितनी भी अक्रिय गैसें हैं जैसे हीलियम है, ये कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है, हीलियम है। हीलियम के बाद जो ऑर्गन है, ऑर्गन हो गया। ऑर्गन के बाद आप नियॉन जाएंगे तो नियॉन है। नियॉन के बाद आप क्रिप्टॉन जाएंगे या क्रिप्टान जाएंगे तो वो हो जाएगा। फिर जेनॉन एक गैस है अक्रिय गैसों में, ये है। तो रेस्ट ऑफ जो 1% है उसमें क्या है कि अन्य सभी गैसें पाई जाती है। तो शुद्ध वायु में आयतन के हिसाब से आप देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है कौन सा है, ऑक्सीजन है। एक्यूरेट परसेंटेज कितना है वो आप पीछे स्लाइड पर देख चुके हैं। अन्य जो गैस है 1% है उसमें एक अक्रिय गैस है। तो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अक्रिय गैस हम लोग किसको कहते हैं, तो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अक्रिय गैस हम लोग ऐसे गैस को कहते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, अर्थात रासायनिक दृष्टिकोण से वे गैस
जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, संयोजकता नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैसों में रेडॉन एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये चट्टानों से या भूगर्भ के अंदर से उत्सर्जित होता है। अन्य शेष जो अक्रिय गैस हैं जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये अल्प मात्रा में ही सही लेकिन वायुमंडल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो ओजोन है ये पाया जाता है, धूलकण है, जलवाष्प है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें जो है इसमें पाई जाती है। तो और हमारे वायुमंडल का जो कुल द्रव्यमान है, ये जो कुल द्रव्यमान है लगभग समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से जब आप 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग कंसंट्रेटेड है। इसका अर्थ ये है कि निचला वायुमंडल जो है वो काफी सघन है और ऊपरी वायुमंडल जो है वो काफी विरल है, क्योंकि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। दैट मीन्स the lower layer of atmosphere is dense and the upper layer of atmosphere is very rare, बहुत ही विरल होगा। तो ये हमारे वायुमंडल का कंपोजिशन है जिसको आपने यहाँ पर देखा है। और अब यहाँ पर आ जाइए, कंपोजिशन के बाद है वायुमंडलीय गैसों का महत्व यानी इंपॉर्टेंस। तो वायुमंडलीय गैसों में जैसे एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जैसे एक ओजोन है और तीसरा जैसे एक जलवाष्प है। ये जो तीन गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, इन तीनों गैसों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखते हैं, GHG गैस कहते हैं। GHG गैस कहने का क्या अर्थ होता है, ध्यान से आप इसको सुनिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन को और जलवाष्प को जो है सो हम ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखते हैं। ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी कहने का अर्थ है कि ये ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है ये शीत प्रदेशों में जो ग्लास हाउस बनाए जाते हैं उस पर आधारित है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है और वो जो वायु है वो कांच के घर के समान काम करता है, इसको हम लोग कहेंगे धरातल। लास्ट में एक ग्रीन हाउस प्रभाव का टॉपिक है जिसको हम अभी ही चर्चा कर देते हैं इस टॉपिक में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे वायुमंडल में क्या है कि कुछ ऐसी गैसें पाई जाती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, और जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है उसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है, तो ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है ये इस पर आधारित है कि जो साइबेरिया जैसे शीत प्रदेश होते हैं ना, इसको आप समझेंगे GHG गैस। साइबेरिया जैसे जो शीत प्रदेश है या जो शीत एरिया है वहां पर फल फूल और सब्जी के उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। उस ग्लास हाउस की क्या विशेषता होती है कि उसमें जो सूर्य की किरणें आती है वो आ तो जाती है, लेकिन जो पृथ्वी का रेडिएशन होता है वो रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता है। और पृथ्वी का रेडिएशन बाहर नहीं जाने के कारण क्या होता है कि उस ग्लास हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ग्लास हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि शीत प्रदेश में भी उस ग्लास हाउस में फल फूल सब्जी का उत्पादन कर लिया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। तो हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो वो गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें क्या करती है, तो ये गैसें सूर्य से आने वाली लघु विकिरण, शॉर्ट सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो रेडिएशन होता है उसमें जो अवरक्त विकिरण होता है, क्या होता है, इंफ्रारेड। तो पृथ्वी से होने वाले अवरक्त विकिरण को ये गैसें बाहर जाने से रोकती है, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर देती है या ट्रैप करके रोक देती है। तो पृथ्वी के रेडिएशन का जो अवरक्त विकिरण होता है उसको ये गैसें बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण हमारे ग्रह पृथ्वी और उसके वायुमंडल का जो औसत तापमान है ये बढ़ रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और इसी को भूमंडलीय
तापन कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है और जलवाष्प है, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाले शॉर्ट सोलर रेडिएशन के लिए पारदर्शी है, लेकिन पृथ्वी का जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको बाहर जाने से रोकती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण इस घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही काम ओजोन भी करता है। समताप मंडलीय ओजोन जो है ऊपरी वायुमंडल में हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है, लेकिन निचले वायुमंडल में ये इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर जाने से रोकता है। और जो जलवाष्प है ये भी यही काम करता है कि ये शॉर्ट सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ का जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसमें जो इंफ्रारेड का पार्ट होता है उसको बाहर जाने से ये रोकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व ये है कि ये किसके लिए जरूरी है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप श्वसन के माध्यम से छोड़ते हैं, जंतु जो श्वसन के माध्यम से छोड़ते हैं, वो किनके लिए उपयोगी है? पादप के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा वो भोजन का निर्माण करते हैं। ओजोन गैस जो है ये हमारे लिए क्या करता है? एक तरीके से रक्षा कवच का काम करता है। ये ओजोन गैस रक्षा कवच का काम करता है। रक्षा कवच का क्या काम करता है? तो ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेडिएशन होता है उसको रोक लेता है, जिससे धरातल के जीव जंतु प्राणी त्वचा कैंसर, स्किन डिजीज, आंख से संबंधित कई बीमारियों से बच जाते हैं। ये ओजोन का हमारे लिए काम है। जलवाष्प जो है इसका कई सारा महत्व है। जलवाष्प का पहला महत्व ये है कि वायुमंडल के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है ये वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। फिर से आप इसको समझिए कि वायुमंडल के किसी आयतन में किसी निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। दूसरा इसका महत्व यह है कि जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है या जो नमी है या जो आर्द्रता है ये मानव शरीर के गर्म और ठंडे होने की दर को प्रभावित करता है। मानव शरीर के गर्म या ठंडे होने की दर, गर्म या ठंडे होने की दर, रेट ऑफ हॉटनेस और कूलनेस को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में आप देखते होंगे अभी के समय में वायुमंडल में नमी अधिक रहती है। तो वायुमंडल में नमी अधिक होने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो जल्दी सूख नहीं पाता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी पहले से मौजूद है। तो हमारे शरीर का पसीना जल्दी सूखता नहीं है, और जब तक वो सूखता नहीं है तब तक क्या होता है कि हम एक कष्टदायक मौसम का अनुभव करते हैं। ह्यूमिड मौसम कहते हैं, चिपचिपा बदन लगते रहता है। लेकिन जैसे ही वो नमी सूख जाती है वैसे ही हमारा बॉडी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो जो जलवाष्प की उपस्थिति है वायुमंडल में ये हॉटनेस और कूलनेस के रेट को प्रभावित करता है। कपड़ा सब जो सूखता है जल्दी और कम उसको भी ये प्रभावित करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा और तीसरा, ये जो जलवाष्प है ये वायुमंडलीय तूफान के विकास के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है। ये क्या करता है? तो वायुमंडलीय तूफान के विकास के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है। तो एक तो ये गैसें को आपने इंपॉर्टेंस ग्रीन हाउस गैस के रूप में समझा, और दूसरा अन्य रूपों में जो महत्व है उसके रूप में आपने इसे समझा है। इसके अलावा जो वायुमंडल में गैसें हैं जैसे O2 है, तो O2 गैस का महत्व किस संदर्भ में है? तो O2 हमारे आपके लिए जरूरी है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से हम ये लेते हैं। तो धरातल के जो प्राणी हैं जो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जितना जरूरी पादप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही जरूरी हमारे आपके लिए और जंतु के लिए ऑक्सीजन है। ये प्राणदायिनी गैसेज हैं। तो इस रूप में आपको इसका महत्व समझना है। इसके अलावा वायुमंडल में जो धूलकण है जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल कहते हैं, इस धूलकण का भी काफी महत्व है। धूलकण का क्या महत्व है? तो ये धूलकण जो होते हैं ना, एक तरीके से सौर प्रकाश के
प्रकीर्णन का काम करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। ये सौर प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। क्योंकि वायुमंडलीय धूलकण जो वायुमंडल में इस तरीके से रहता है, इस पर जब सौर किरणें पड़ती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, तो जैसे ही धूलकण पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ये डिफरेंट दिशा में स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि धूलकण का एक फंक्शन है सौर प्रकाश का प्रकीर्णन करना। फिर ये जो धूलकण का दूसरा काम होता है कि इसी धूलकण के कारण क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का ही काम है। तो आकाश का लाल दिखाई देना किस समय, तो आकाश का लाल दिखाई देता है कब, आप देखेंगे कि जब सूर्योदय होता है, यानी सनराइज एंड सनसेट, सूर्यास्त के समय क्या होता है कि आकाश जो लाल दिखाई देता है, ये प्रकाश के किरणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकीर्णन क्या है, तो सूर्य के किरणों का धूलकण जो वायुमंडलीय डस्ट पार्टिकल है उस पर पड़ के डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाना, वो उसका प्रकीर्णन है। और ये जो धूलकण होते हैं ना, ये कोहरा के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में, तो फॉग के निर्माण में सहायक होते हैं। ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ धूलकण का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग सूक्ष्म आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, माइक्रो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही नाभिक भी इसको कहा जाता है, माइक्रो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही नाभिक कहने का अर्थ है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की बूंदें होती है, उस जलवाष्प की बूंदों का जब संघनन होता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, जिस प्रक्रिया से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो संघनन होने के लिए कुछ बेस चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदों का संघनन होने के लिए कुछ बेस चाहिए। तो इसलिए जो है, चूंकि ये जो धूलकण होते हैं, जो कुछ मानवीय स्रोत और कुछ प्राकृतिक स्रोतों से वायुमंडल में आते हैं, ये धूलकण जलवाष्प की बूंदों के लिए एक बेस प्रदान करते हैं संघनन के लिए। दैट्स वाई धूलकण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये चार महत्व है इसका। और इसके अलावा जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पादप होते हैं, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं लेते, बल्कि इसका क्या होता है कि जो कुछ दलहनी पौधे और कुछ जो चावल धान के पौधे होते हैं, उनमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी और जो सूक्ष्म जीवी पाया जाता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मृदा में स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसको हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, मृदा की फर्टिलिटी क्षमता को बढ़ाता है। मृदा से पादप नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन का महत्व है। तो इस तरीके से 3 सेगमेंट पर अभी हमने चर्चा किया है। एक सेगमेंट आपको सबसे पहले क्या बताया कि वायु क्या है, ये हमने आपको बताया संक्षिप्त में, वायु क्या है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हमारे वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, यानी कि जो संगठन है वायुमंडल का वो क्या है। और तीसरा जो वायुमंडलीय गैस है उसका महत्व क्या है, वायुमंडलीय गैस का महत्व क्या है, ये 3 चीज हमने आपको बताया। अब इससे संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हम आपके चैट को देख रहे हैं, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये भी आपने जान लिया है। चौथा सेगमेंट एक और जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये क्या होता है, ये भी आपने जान लिया। इस चारों क्षेत्र में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वायुमंडल का स्ट्रेटिफिकेशन। तो एक हेडिंग सभी लोग बना लेंगे, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रेटिफिकेशन, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रेटिफिकेशन, वायुमंडल की संरचना। नेक्स्ट हो जाएगा जीएचजी का एक बार एक्सप्लेन कर दें। जीएचजी आपको बताया ना, जीएचजी का अर्थ होता है,
यहाँ पर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये आपको बताया कि जो शीत प्रदेश होते हैं, नहीं एनी टाइम वो प्रकाश, एक होता है श्रवण कुमार जी, एक होता है श्वसन की क्रिया और एक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दोनों अलग है, ये आप ध्यान से रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण में पादप क्या लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और श्वसन के दौरान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है कि जैसे हमने इसको, आप पहले उदाहरण से समझिए कि जो ठंड प्रदेश होते हैं उस ठंड प्रदेश में क्या होता है कि फल फूल सब्जी के उत्पादन के लिए बिल्कुल पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। विशंबर प्रताप जी एक चीज ये ध्यान में रखेंगे, सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति भी आवश्यक है। यदि पृथ्वी पर से सभी ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो वायुमंडल का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक निर्धारित मात्रा में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती है, खासकर जो जलवाष्प है, ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ये एक तरीके से पृथ्वी को वार्म ब्लैंकेट में तब्दील करने का काम करता है। ये हानिकारक तब है जब एक्सेस मात्रा में ये हो जाए। तो एक निर्धारित मात्रा में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का होना भी अनिवार्य है। अगर वायुमंडल से सभी ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो फिर पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर होता है, कोलेस्ट्रेडियम होता है, इस तरीके होते हैं, ठीक ना। ट्रोपोस्फेयर में मौसम रिलेटेड फिनोमिनन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वायु की क्षैतिज प्रवाह चलती है और वर्टिकल प्रवाह चलती है, पहला। और दूसरा, इसी मंडल में जलवाष्प उपस्थित है और धूलकण। समताप मंडल में आप जाएंगे तो नॉर्मली जलवाष्प और धूलकण आपको नहीं मिलेगा। तो क्षोभ मंडल में जलवाष्प और धूलकण की उपस्थिति वायु के वर्टिकल और क्षैतिज प्रवाह चलने के कारण ऑल वेदर फंक्शन इसी में होता है, ठीक है। दूसरा, जो टेम्परेचर घटने और बढ़ने की बात है, तो टेम्परेचर घटने बढ़ने में क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है ओजोन की उपस्थिति के कारण, मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ेगा और बाह्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। ओलावृष्टि आगे आपको बताएंगे अनुज दुबे जी, ओलावृष्टि सब बता देंगे, जब वायुमंडल के कंडेंसेशन वाले टॉपिक में चलेंगे तो बताएंगे। अभी जो हमने बताया है उसमें यदि आपको कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकता है। ओजोन मंडल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन डिप्लेटिंग गैस है, ये ध्यान में रखेंगे। CFC नेचुरली वायुमंडल में ये पाया नहीं जाता है, ये बेसिकली मानवीय स्रोतों से आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है एक हैलोन ग्रुप का गैस है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है ओजोन को डिप्लेट करता है। ये CFC गैस जो है ये संयुक्त अवस्था में होता है, लेकिन जब वायुमंडल में आता है और उस पर जब फोटोन पड़ता है सूर्य का तो ये अलग अलग मोलिक्यूल्स में बढ़ते हैं, कार्बन, फ्लोरीन सब का मोलिक्यूल्स अलग हो जाता है और ये गैसें ओजोन से रिएक्ट करके उसको डिप्लेट करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लेटिंग गैस है। रेडियो हमारे क्लाउड थंडर के कारण स्टक इसलिए होता है क्योंकि ये आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो उसमें जो व्यवधान होता है इसके कारण वो आपको दिक्कत होती है। क्लियर है सभी का? और किसी को कुछ पूछना है? किसी का चैट निकल गया होगा तो सर आयन क्या है? आयन जो होता है, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से मुझे आयन बताना होगा क्या? आयन जो है आपको ये याद रखना है कन्हैया तिवारी जी, जो आयन मंडल है ना, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही अल्प मात्रा में
यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है आयन मंडल में। सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना। तो आयन मंडल में जो अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पड़ती है, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पर जब सूर्य का यूवी पड़ता है, तो चूंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होने के कारण ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है, इस यूवी के कारण आयनीजाइड हो जाती है, यानी कि ये टूट जाता है आयन के रूप में। और जब आयन के रूप में टूटता है तो इस पर चार्ज होता है, और चूंकि इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो आणविक लेयरें बनती है, जिसमें डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, इन्हीं लेयरों से पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे जो परावर्तित होकर आती है, तो यहाँ पर रेडियो ब्रॉडकास्ट संभव हो पाता है। और यहाँ पर इस आयन की उपस्थिति के कारण, आयन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। तो यहाँ पर आयन की उपस्थिति के कारण यहाँ की वायु एक तरीके से चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, और इसलिए जब उल्का पिंड इस मंडल में आएगा तो यहाँ के इलेक्ट्रिक वायु के संपर्क में, चार्जेड वायु के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, वो घर्षित होकर जल उठता है। इसलिए हम सब क्या होते हैं, उल्काओं के प्रकोप से बच जाते हैं। क्लियर है सभी का? सब मंडल का इंग्लिश बता दीजिए। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम लोग ट्रोपोस्फेयर लिखते हैं, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर लिखते हैं। मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर, और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर लिखते हैं। क्लियर है अब सभी का? बढ़े आगे, कोई डाउट? देखो इसमें प्रश्न बहुत है, आप जब आगे वाले क्लास में जाओगे तो और इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो और आपको समझ। अभी हमने क्षोभ मंडल में जो फंक्शन होता है उसका 5% भी आपको नहीं बताया है। समताप मंडल में ओजोन कैसे बनता है ये भी हमने आपको नहीं बताया है। यहाँ पर ओजोन बनने का एक रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, वो हम सब आपको आगे के क्लास में बताएंगे कि यहाँ पर ओजोन कैसे बनता है, कैसे टूटता है, सब आगे वाले क्लास में आपको बताएंगे। क्लियर है? बढ़ चले आगे। ओके, थैंक यू। अब है मौसम और जलवायु। तो मौसम और जलवायु के बारे में पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है। एक तरफ है वेदर यानी कि मौसम है, और दूसरी तरफ क्या है, क्लाइमेट है, जलवायु है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, कुछ कुछ चीजें आप पहले भी जाने हुए हैं। इन चीजों को जानने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि एक होता है मौसम और जलवायु का तत्व, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो मौसम और जलवायु का जो तत्व होता है उसमें एक शामिल है तापमान, दूसरा इसमें शामिल है वायु दाब, एयर प्रेशर, तीसरा इसमें शामिल है पवन, चौथा इसमें शामिल है आर्द्रता, जिसको आप नमी कहते हैं ना, वो आर्द्रता, पांचवा इसमें शामिल है वर्षण। ये जो है मौसम और जलवायु के तत्व कहलाते हैं, वेदर ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। और साथ ही साथ वायु राशि भी आप रख सकते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में एयर मास कहते हैं। ये सभी क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व हैं। तो मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका अध्ययन किया है, और आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। तो जो मौसम होता है ये किसी भी स्थान के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा का सूचक है। ये वायुमंडल के स्थिति को व्यक्त करता है। तो मौसम किसी भी स्थान के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा का सूचक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो मौसम होता है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंजेबल होता है, यानी कि ये घंटों में बदल सकता है, दिन में बदल सकता है, सप्ताह भर में भी बदल सकता है। तो ये फ्रिक्वेंटली चेंजेबल होता है। तीसरा होता है कि मौसम का चेंज होना नकारात्मक संदर्भ में नहीं लिया जाता है। चौथा कि मौसम जो है, ये जो मौसम है एक तरीके से फंक्शनल अप्रोच को व्यक्त करता है। और जब हम कहते हैं कि ये वायुमंडल की दशा को व्यक्त करता है, तो वायुमंडल की दशा किससे व्यक्त होगी, तो वायुमंडल की दशा तापमान से व्यक्त होगी,
वायुदाब से व्यक्त होगी, पवन से व्यक्त होगी, आर्द्रता से व्यक्त होगी, वर्षण से व्यक्त होगी, वायु राशि या एयर मास से व्यक्त होगा। तो इसमें जो फ्रीक्वेंट ये जो है ये वेदर कंडीशन को व्यक्त करता है, इसमें फ्रीक्वेंटली चेंज होगा और सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तापमान वायुदाब से रिलेटेड है, अगर तापमान घटेगा बढ़ेगा तो वायुदाब चेंज होगा। वायुदाब पवन से रिलेटेड है क्योंकि पवनें जब भी चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। फिर पवन चेंज होगा, आर्द्रता चेंज हो सकती है, आर्द्रता के चेंज होने से वर्षण। तो एक एलिमेंट चेंज होगा, तापमान के चेंज होने से अन्य एलिमेंट भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत जलवायु जो होता है वो क्या होता है, किसी भी स्थान के दीर्घकालीन औसत मौसमी दशा का योग होता है। तो दीर्घकालीन औसत मौसमी दशा का जो योग होता है इसका अर्थ है कि जलवायु फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है जलवायु बदलने के लिए कम से कम 35 वर्ष के आंकड़े, हालांकि ये भी समय काफी कम है क्योंकि जलवायु के बदलने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। तो जलवायु किसी भी स्थान के दीर्घकालीन औसत मौसमी दशा के योग को व्यक्त करता है, अर्थात 35 वर्षों में जो मौसम का कंडीशन होगा वो जलवायु को व्यक्त करेगा। और यदि 35 वर्षों तक मौसमी दशाएं चेंज होती रही तो निसंदेह वहां के जलवायु में थोड़ी बहुत परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। और जलवायु का जो बदलना है वो हमेशा नकारात्मक ही माना जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की स्थिति में समस्त भूजैव रासायन चक्र बदलने लगते हैं और ये हानिकारक रूप में माना जाता है। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि मौसम और जलवायु दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए अगर मौसम चेंज होगा तो जलवायु भी चेंज हो ही जाएगा क्योंकि मौसम और जलवायु के तत्व एक ही हैं। तो यदि मौसम के तत्व कंटिन्यू चेंज होते जाते हैं तो जलवायु भी वहां का चेंज होते जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौसम और जलवायु में और बहुत सारा अंतर है, जैसे जैसे आप हायर क्लास में चलते चलेंगे हम आपको बताते चलेंगे कि क्या और इसमें अंतर होता है। क्लास कितने दिनों तक चलेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है तापमान एवं वायुदाब। तो सबसे पहले आपको जानना है कि तापमान क्या है और तापमान कैसे वायुदाब से रिलेटेड है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एरिया है, आगे की चीजों को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से दें। तापमान क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए तापमान जो है ये किसी भी स्थान के वायु के ताप को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, वायु के ताप को व्यक्त करता है। जैसे आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि आज दिल्ली शहर का तापमान 40 डिग्री था, तो दिल्ली शहर का तापमान 40 डिग्री था, तो ये किसका तापमान, लोगों का तापमान या वहां के बिल्डिंग का? ना तो लोगों का तापमान ना बिल्डिंग का, बल्कि दिल्ली शहर का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की जो विंड पवन है, वायु है, उसका तापमान को ये व्यक्त करता है। एक ये पहला। दूसरा, जो तापमान या जो ताप होता है ये किसी भी वस्तु के हॉटनेस और कूलनेस का सूचक है। ताप जो है ये किसी भी वस्तु के क्या है, हॉटनेस। ताप किसी भी वस्तु के हॉटनेस और हॉटनेस के साथ साथ कूलनेस का सूचक है, कूलनेस का। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, टेक्निकल दूसरा ही पॉइंट है कि तापमान या ताप जो है ये किसी भी वस्तु के गर्म और ठंडे होने का सूचक है कि कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गर्म है या ठंडा है। जैसे आप कोई वस्तु छूते हैं तो आप बताते हैं ना कि ये वस्तु गर्म है या ठंडा है। तो यदि आप वस्तु छूते हैं तो अब आप बताते हैं कि ये वस्तु गर्म है या ठंडा है, तो पता चल गया ना कि आपके बॉडी के टेम्परेचर के तुलना में जिस ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है वो गर्म है या ठंडा है। तो साइंटिफिक परिभाषा तापमान या ताप का यही होगा कि तापमान जो है ये किसी भी वस्तु के गर्म और ठंडे होने का सूचक है कि कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गर्म है या
ठंडा है, पहला। दूसरा क्या है कि तापमान जो होता है ये मेजरेबल होता है, हम इसको मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? तो कई सारे पैमाने हैं, साइंस में आप पढ़े होंगे, सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है, र्यूमर पैमाना है, कई सारे पैमाने हैं जिस पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यानी ये मेजरेबल होता है। और जब हम तापमान की वैसे बात करेंगे तो इसका अर्थ है कि किसी भी स्थान के वायु का जो ताप है वो किस रूप में है। और नेचुरली जो धरातल पर तापमान या ताप का स्रोत है ये क्या है? सूर्य तप है, सूर्यातप है। तो नेचुरली धरातल पर जो तापमान या ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य तप है। तो सूर्य तप हम लोग किसको कहते हैं? सूर्य तप हम लोग कहते हैं सौर प्रकाश की वह मात्रा, सूर्य तप हम लोग किसको कहते हैं? सौर प्रकाश की वह मात्रा, सौर प्रकाश की वह मात्रा जो धरातल तक आती है या जो धरातल को प्राप्त होती है। सौर प्रकाश की वह मात्रा जो धरातल को प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। टोटल सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो सूर्य तप नहीं है। बेसिकली सूर्य तप क्या है? तो सूर्य तप जो है ऊर्जा की वह मात्रा है या ताप की वह मात्रा है जो धरातल को प्राप्त होता है, वो सूर्य तप। और यही ताप किसी भी स्थान के वायु में होती है जो वहां के टेम्परेचर को व्यक्त करता है। टेम्परेचर किसी भी स्थान के हॉटनेस और कूलनेस का सूचक है, हम इसे मेजर कर सकते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और अन्य जो भी केल्विन, र्यूमर स्केल होता है सब में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये है। अब तापमान और वायुदाब जो है सो क्या, वायुदाब क्या होता है तो वो आप ध्यान से समझ, वायुदाब को थोड़ा ध्यान। वायुदाब जो होता है एक निश्चित समय में धरातल के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायु के एक वर्टिकल कॉलम का जो भार होता है, जो वजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। अब देखो हमने मान लिया है कि उस ऊंचाई तक वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल की क्या हो जाए? ऊपरी सीमा है। ये वायुमंडल की ऊपरी सीमा है। ये धरातल का एरिया हमने मान लिया है, ये क्या है? धरातल का एरिया। और ये जो हमने एक कॉलम ले लिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया है ये क्या कहता है? क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो वायुदाब हम लोग किसको कहते हैं? वायुदाब हम लोग कहते हैं एक निश्चित समय में धरातल के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायु के एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर कॉलम का जो वजन होगा, जो भार होगा, वो वहां का वायु दाब होगा, एयर प्रेशर कहलाएगा। तो चूंकि अब इसको थोड़ा सा हम और साइंटिफिकली आपको बता देते हैं, वायु का जो एक वर्टिकल कॉलम का ऊंचाई सबसे अधिक कहां पर होगा? ये प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। वायु के एक वर्टिकल कॉलम का जो ऊंचाई होता है सबसे अधिक कहां पर होगा? देखो इसको आप मान लो कि ये सी लेवल है, ठीक ना, ये क्या है? सागर है। तो वायु के एक वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई कहां पर होगी? इसको हम मान लेते हैं कि ये मैदान का एरिया है, प्लेन रीजन है। इसको हम मान लेते हैं कि ये प्लेट्यू रीजन है, पठार का रीजन है। और इसे हम मान लेते हैं कि ये पर्वत का रीजन है, माउंटेन। इसको हम मान लेते हैं कि ये वायु की ऊपरी सीमा है, अपर सीमा है, ऊपरी सीमा। तो अब माउंटेन के पास वायु के एक वर्टिकल ऊंचाई कम, सबसे कम है। उससे अधिक वायु की ऊंचाई जो है पठार के पास अधिक है। उससे अधिक वायु की जो ऊंचाई है वो मैदान के पास। और सबसे अधिक ऊंचाई वायु की जो है वो सागर तल के पास। तो अब आप ध्यान से सुन एक बार, हमने वायुमंडलीय दाब में क्या बताया? एक निश्चित समय में धरातल के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायु के एक वर्टिकल कॉलम का जो भार होगा, जो वजन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। तो चूंकि वायु के एक वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई सबसे अधिक सागर तल पर होती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब सागर तल पर सबसे अधिक होगा और सबसे कम कहां पर होगा? पर्वतों के ऊपर, क्योंकि पर्वतों के पास
या पर्वतों के ऊपर वायु के एक वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई सबसे कम होती है। इसलिए आप देखते हैं कि जब पर्वत पर पर्वतारोही जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। वहां पर वायु दाब कम होने के कारण कई बार नाक से ब्लीडिंग होने की संभावना आ जाती है। तो सबसे कम वायुदाब नॉर्मल कंडीशन में इफ बट को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम वायुदाब पर्वतों के ऊपर, उससे अधिक पठार के ऊपर, उससे अधिक मैदान के ऊपर और उससे अधिक सागर के ऊपर। सागर के ऊपर सबसे अधिक वायुदाब क्यों होगा? क्योंकि यहां पर वायु के एक वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई सबसे अधिक है। क्लियर है यहां तक सभी का? कोई डाउट? तापमान क्या है, सूर्यातप क्या है, वायुदाब क्या है और वायुदाब सबसे अधिक कहां पर है, ये सभी का क्लियर है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। अब है पवन के प्रकार, संक्षिप्त में पवन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड। तो टाइप्स ऑफ विंड पर जाने से पहले सबसे पहले आप ये जाने कि पवन किसे कहेंगे। हम पवन किसे कहते हैं या किसे कहेंगे, पवन किसे कहेंगे, एक ये सेक्शन जानिए। दूसरा हो जाएगा सेक्शन पवन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड, पवन के प्रकार। तो पवन को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मौसमी पवन, सीजनल विंड, मौसमी पवन, सीजनल विंड। और तीसरा जो पवन होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकल विंड, स्थानीय पवन, लोकल विंड, स्थानीय पवन। तो जो अस्थाई पवनें होती है ये तीन प्रकार की होती है मूल रूप से। इसमें एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, इंग्लिश वाले लिखते जाएंगे। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड कहते हैं। तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय पूर्वा, पोलर ईस्टर्ली कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वा पवन कहते हैं। जो मौसमी पवनें होती है बेसिकली ये चार प्रकार की होती है। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सागरीय समीर, क्या कहते हैं, सागरीय समीर। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थलीय समीर, दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय घाटी समीर। पहले आप समझिए घाटी समीर। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं, घाटी समीर, घाटी समीर होता है। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय समीर, माउंटेन ब्रिज कहेंगे, पर्वतीय समीर। स्थानीय पवनें दो कैटेगरी की होती है, एक गर्म और दूसरा जो होती है ठंड पवन होती है, ये होती है। ठीक है, एयर प्रेशर आपको बताया ना, एयर प्रेशर का अर्थ होता है, एक बार आप जान लीजिए, यहां पर एयर प्रेशर का अर्थ होता है, इस डायग्राम को समझिए कि एक निश्चित समय में धरातल का ये एरिया है, यहां से यहां तक हमने क्षेत्रफल को काउंट किया है, ये वायुमंडल की ऊपरी सीमा मान लिया। तो एक निश्चित समय में धरातल के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायु के एक वर्टिकल कॉलम का जो वजन होगा वह उस स्थान का वायु दाब को व्यक्त करेगा। ये इस डायग्राम से। अगला डायग्राम आपको बताया कि चूंकि वायु के एक वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई सबसे अधिक समुद्र तल पर होगी, इसलिए वायुदाब सबसे अधिक समुद्र तल पर होगा। समुद्र तल के तुलना में कम वायुदाब मैदान पर होगा, मैदान के तुलना में कम वायुदाब पठारों पर होगा और पठार से भी कम वायुदाब माउंटेन पर होगा। नॉर्मल कंडीशन में माउंटेन पर सबसे कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वायु के वर्टिकल कॉलम की ऊंचाई सबसे कम है। और इसीलिए है कि एक तरीके से क्या है कि पर्वतों पर जब आप जाते हैं तो आपके नाक से कभी कभी ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर काफी कम होता है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है,
समीर जो वायु की मंद प्रवाह होती है ना, वो समीर की श्रेणी में आता है, समीर की श्रेणी में। तो अब पवन के प्रकार हैं, तो सबसे पहले आप समझिए पवन किसे कहते हैं। तो पवन हम लोग कहते हैं कि धरा, जैसे कि मान लीजिए कि ये धरातल का सरफेस है, ठीक ना, ये धरातल है। तो वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है ना, वायु के क्षैतिज प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और वायु का जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, वर्टिकल प्रवाह होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु धारा या संवहन धारा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, वायु का जो ऊपरी मुखी प्रवाह होता है, वर्टिकल प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं या संवहन धारा कहते हैं। और वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो क्षैतिज प्रवाह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और धरातल से ऊपर की ओर जो वायु का प्रवाह होता है, उसी को वायु धारा या संवहन धारा कहेंगे। तो ये जो वायु धारा या संवहन धारा है, आगे चलकर बार बार आएगा, ये आप ध्यान में याद रखेंगे। अब ये जो क्षैतिज पवनों का संचार होता है, तो हमेशा वायुदाब में अंतर के कारण होता है। और पवने ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यानी कि वायु का जब भी संचार होगा, क्षैतिज वायु का जब भी संचार होगा, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। दाब में अंतर कैसे आएगा, ये सब आगे आगे धीरे धीरे क्लास में आपका आता जाएगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चलती है। जो पवने क्षैतिज रूप, जो वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और वायु का जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं। ठीक है। अब जो पवन होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक अस्थाई पवन, अस्थाई पवन को हम लोग सनातनी पवन कहते हैं। इनको ग्रहीय पवन, प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं। इन्हें हम अस्थाई, सनातनी या ग्रहीय पवन या ग्लोबल विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सालों भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं। इनकी दिशा कभी नहीं बदलती है। अक्षांश थोड़ा बहुत चेंज होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण अक्षांश थोड़ा सा कभी कभी चेंज होता है। लेकिन जो अस्थाई पवनें होती है, जो प्लेनेटरी पवनें होती है, जो ग्रहीय पवनें होती है, इनकी दशाएं कभी चेंज नहीं होती है। इसमें तीन पवनें आती है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पूर्वा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम पछुआ पवन किसको कहेंगे, पूर्वा पवन, ये अलग है। लेकिन आप यहाँ ये जान लीजिए, जिस दिशा से पवन आती है उस दिशा को पहले काउंट करते हैं और जिधर को जाती है उस दिशा को बाद में हम लोग काउंट करते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। मौसमी पवनें उन पवनों को कहते हैं जो कुछ समय के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, मौसमी पवनें उन पवन को कहते हैं जो कुछ समय के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वो जो है सो क्या कहलाता है, मौसमी पवन है। तो मौसमी पवनों में चार पवनें आती है। इसमें एक है सागरीय समीर है, दूसरा स्थलीय समीर है, तीसरा घाटी समीर है और चौथा पर्वतीय समीर है। अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पर हम लोग जाएंगे तो हमारे यहाँ जो मानसून पवन है, मानसून पवन भी इसी मौसमी विंड की श्रेणी में आ जाएगा। मानसून पवन भी किसके श्रेणी में आएगा, इसी विंड की श्रेणी में। क्योंकि इन पवनों का गुण होता है कि कुछ समय के बाद ये अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। हालांकि सागरीय और स्थलीय समीर 12 घंटे पर अपने दिशा चेंज करते हैं। घाटी और पर्वतीय समीर भी 12 घंटे के अंतराल पर अपनी दिशा चेंज करते हैं। मानसून पवनों में जो रिवर्सल होता है ये 6 महीनों पर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो स्थानीय पवनें होते हैं या स्थानीय ताप और दाब के अंतर से उत्पन्न होते हैं, एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें एक गर्म और शुष्क पवनें होती है, दूसरी ठंड यानी शीत पवनें होती है। जैसे इन पवनों का विश्व स्तर पर कई सारा एग्जाम्पल है। अपने यहाँ आप देखोगे जैसे लू है, काल बैसाखी है, नॉर्वेस्टर है, ये
वर्ल्ड स्तर पर भी इस तरीके के पवन जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप इस डायग्राम को देख लो जो पवन और उसके प्रकार हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड है, ये दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड, ट्रेड विंड का अर्थ है व्यापारिक पवन। ये उत्तरी गोलार्ध की वेस्टर्ली विंड है यानी पछुआ पवन है। ये दक्षिणी गोलार्ध की वेस्टर्ली विंड है, पछुआ पवन है। ये उत्तरी गोलार्ध की पोलर ईस्टर्ली है, ध्रुवीय पूर्वा है। और ये दक्षिणी गोलार्ध की पोलर ईस्टर्ली है, ध्रुवीय पूर्वा। ये सनातनी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो हम कैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पछुआ पवन है, कैसे हम समझेंगे पछुआ पवन है, तो इसका डायरेक्शन आपको निकालना होगा। जैसे देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस लाइन को यहाँ पर ला के रख दो, तो ये लाइन इस तरीके से है ना। तो एरो किधर से किधर की ओर जा रही है? एरो जा रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो चूंकि ये पवन पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। पवन की उत्पत्ति कहां से होती है? दीपक कुमार अभी बताया ना, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। इसका आगे कॉन्सेप्ट होगा। यहां पर 2 मिनट में आप सभी पवनों को समझिए, फिर हम आपके पास आएंगे, आपके प्रश्नों को लेंगे, जो भी होगा आप ध्यान से सुनिए। तो व्यापारिक पवन जो होता है ना, ये दोनों गोलार्ध में, इसको कहते हैं, अभी आप थोड़ा सा समझिए, इसको कहते हैं, ये जो एरिया है ना, एक हाई प्रेशर का एरिया है। यहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया है जिसको विषुवतीय निम्न दाब कहते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया है जिसको उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। यहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया है जिसको उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। ध्रुवों के पास हमें हाई प्रेशर मिलता है, उच्च दाब मिलता है। ठीक उसी तरीके से एल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ है कि ये लो प्रेशर का एरिया है, लो प्रेशर का एरिया है। और ध्रुवों के पास हमें क्या मिलता है? हाई प्रेशर मिलता है। विषुवत रेखा के पास जो लो प्रेशर है इसे विषुवतीय निम्न दाब कहते हैं। दोनों गोलार्ध में 23 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो प्रेशर बेल्ट है इसको उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं, जिसको संक्षिप्त में हाई प्रेशर लिख दिया है। दोनों गोलार्ध में 60 से 65 के बीच का जो लो प्रेशर का एरिया है उसको उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं, जिसको संक्षिप्त में एलपी लिख दिया है, लो प्रेशर। और दोनों गोलार्ध में ध्रुवों के पास जो उच्च दाब है उसको ध्रुवीय उच्च दाब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब व्यापारिक पवन हम लोग कहते हैं कि वह पवन जो दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती है, उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापार अर्थात ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है, और ट्रेड का यहाँ पर जर्मन भाषा में अर्थ होता है अनुसरण करना, फॉलो करना। तो चूंकि व्यापारिक पवनें सालों भर एक ही ट्रैक रूट को फॉलो करके चलती है, इसलिए हम इसे व्यापारिक पवन कहते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय पूर्वा भी कहेंगे, ठीक ना? इसे उष्णकटिबंधीय पूर्वा भी कहते हैं क्योंकि ये पूर्व से आती हुई प्रतीत होती है। हम इन्हें सन्मार्गी पवन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पछुआ पवन है, रेड लाइन वाला ये और रेड लाइन वाला ये, तो हम लोग कहेंगे दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली जो पवनें होती है उसे पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है? और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन की दिशा होगी वो कैसे होगी? तो आप ये डायरेक्शन बनाओ और इस लाइन को यहाँ पर लाकर रख दो, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। और जो ध्रुवीय पूर्वा है, कहेंगे कि दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवनें होती है वो ध्रुवीय पूर्वा होती है। और ध्रुवीय पूर्वा की दिशा वही होती है, डायरेक्शन वही होती है जो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड का है, वो डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पूर्वा का होगा, और जो डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड का है वो ध्रुवीय पूर्वा का दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड के डायरेक्शन को निकालो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। उत्तर पूर्व से
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा है। तो ऐसे आप डायरेक्शन जो विंड का निकालते हैं, जिधर से पवने आती है वो डायरेक्शन पहले लेते हैं, जिधर को पवने जाती है वो डायरेक्शन बाद में लेते हैं। तो ये आप इस तरीके से जब भी विंड का डायरेक्शन निकालना हो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, और दक्षिणी गोलार्ध के ट्रेड विंड को लेना है तो यहाँ पर ये एरो डाल दो। देखो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, चूंकि पूर्व से आती हुई प्रतीत होती है इसलिए इसको पूर्वा कहते हैं। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वा भी कहते हैं। क्लियर है सभी का, कोई डाउट? अब यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ग्रीन हाउस प्रभाव आपको बता ही दिया है शुरू में, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको बता चुके हैं शुरू में ही, इसलिए इस पर डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आ जाइए वायुमंडलीय आर्द्रता और उसका महत्व। किसी को कुछ पूछना है? अचानक आंधी क्यों आती है, जो बताए हैं उसको समझ गए तो आप समझिए ना, आगे हर एक चीज चर्चा होगी। बाकी जैसे लगता है कि आप ध्रुवीय पूर्वा समझ गए, पछुआ पवन समझ गए, व्यापारिक पवन समझ गए, और अचानक आंधी क्यों आती है। अभी हमने आपको बताया है वायुमंडलीय जलवाष्प के महत्व के बारे में, कि ये वायुमंडलीय तूफान के विकास के लिए गुप्त उष्मा प्रदान करता है। चीखती साठा क्या है, तुमको जब लिखे हो तो तुमको पता है। गरजता 40 पता है, प्रचंड 50 पचा है, तो चीखती साठा जानने से क्या होगा ये बताओ। 60 से 65 का एरिया उपध्रुवीय निम्न दाब है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। चीखता साठा पछुआ पवन को कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जब 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो सागर के क्षेत्र होने के कारण वहां पवनों की गति काफी अधिक होती है, इसलिए उसको चीखती साठा कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड है 23 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है वो हॉर्स लैटिट्यूड है। उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी ही हॉर्स लैटिट्यूड है। वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, इसको संक्षिप्त शब्द में हम लोग किस शब्द से व्यक्त करते हैं? नमी से, या नमी को हम लोग टेक्निकल वर्ड जब यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जलवाष्प। ठीक ना, दोनों शब्द हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं ना आज वायुमंडल में लगता है नमी बहुत है, जलवाष्प बहुत है, ठीक ना। तो आर्द्रता हम लोग कहते हैं कि वायु के एक निश्चित ताप, वायु के एक निश्चित ताप, वायु के एक निश्चित ताप और आयतन पर, वायु के एक निश्चित ताप और आयतन, यानी आयतन भी फिक्स होगा। वायु के एक निश्चित ताप और निश्चित आयतन पर उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग कि आर्द्रता जो होता है, चित्र पारकर पवनों के बारे में आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। हाँ, जब आप आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो हमने आपको ट्रेड विंड सब के बारे में बता दिया है परिभाषा करके, लेकिन केवल नाम है साथ में के एनसीईआरटी में। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में चलो, एक एक डायग्राम पार के आपको बताएंगे कि ट्रेड विंड कैसे है, क्या होता है, सब आगे आ जाएगा। तो आर्द्रता हम लोग किसको कहते हैं? नमी की वायु के एक निश्चित ताप पर, या एक निश्चित ताप वाली वायु और निश्चित आयतन वाली वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है उसको हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। सपोज दैट, मान लो कि ये एक फिक्स आयतन है वायु का, और इस आयतन वाली वायु का जो टेम्परेचर है आप मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड वायु वाली जो टेम्परेचर है और ये जो आयतन है, इस टेम्परेचर और इस आयतन में जो जलवाष्प उपस्थित होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, या वायुमंडलीय नमी कहते हैं। तो फिर से एक बार आप समझिए कि एक निश्चित ताप, एक निश्चित आयतन पर उसमें जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है ये क्या कहलाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। अभी आपको हम लोग बताए हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता का महत्व क्या है।
पहला आपको बताया था कि वायुमंडलीय आर्द्रता का महत्व है ये वर्षण की संभावना, वर्षण की संभावना को व्यक्त करता है। वर्षण की संभावना, वर्षण की संभावना क्या, अर्थात यदि वायुमंडल में नमी अधिक है तो ये शीघ्र वर्षा का सूचक होगा, और यदि वायुमंडल में नमी कम है तो ये वर्षा का लेट से या नहीं होने का संकेतक। तो वर्षण की संभावना को व्यक्त करता है। दूसरा, वायुमंडलीय जलवाष्प या नमी जो है ये वायुमंडलीय तूफान के विकास में सहायक होता है। किसी का प्रश्न था ना कि अचानक तूफान क्यों आता है, वायुमंडलीय तूफान के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा भी बताया था कि ये जो जलवाष्प है ये मानव शरीर के गर्म और ठंडे होने की दर को प्रभावित करता है। मानव शरीर के गर्म और ठंडे होने की दर को प्रभावित करता है, ठंडे होने की दर को प्रभावित करता है। और चौथा, ये जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये चार महत्व है वायुमंडलीय जलवाष्प का। क्लियर है? अब ये जो वायुमंडलीय जलवाष्प है जो वर्षण की संभावना को व्यक्त करता है, तो वर्षा जो होता है ना ये तीन प्रकार का होता है। संक्षिप्त में आप समझो, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, संवहनीय वर्षा, जो ये डायग्राम बताता है। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल या हिली रेनफॉल करते हैं, जो ये डायग्राम है। और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या वाताग्रीय, चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा, चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा, जो इस डायग्राम से हमें पता चलता है। ये जो चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा है ये शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता है, टेम्परेट साइक्लोन की, शीतोष्ण चक्रवात की ये मूलतः विशेषता है, शीतोष्ण चक्रवात में होता है, शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता है। तो संवहनीय वर्षा जो होता है, आप इस डायग्राम से समझो ध्यान से, संवहनीय वर्षा होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि संवहनीय वर्षा होने के लिए सूर्यातप अधिक होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट है हरित गृह प्रभाव, जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है ना उसी को हरित गृह इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या आ गया, वो GHG गैस जो है ना वही ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, यानी जो भूमंडलीय तापन करता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो संवहनीय वर्षा के लिए पहला आवश्यक तत्व है कि सौर प्रकाश काफी अधिक मिले। दूसरा है कि सरफेस काफी गर्म हो, चाहे वो सागर का सरफेस हो या फिर धरातल का सरफेस, वो काफी गर्म होना चाहिए। तो जब गर्म सागर का सतह हो या धरातल का सरफेस हो तो उसके संपर्क की वायु गर्म और हल्की होकर जब ऊपर उठती है, तो जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाएगी, तो अभी अब जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द अभी आपको अर्थ नहीं बताएंगे, आगे वाले क्लास में बताएंगे। ये उठती हुई वायु क्या होगा, इसका एडियाबैटिक प्रोसेस से टेम्परेचर चेंज होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस से जब टेम्परेचर कम होगा तो इसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होगी तो धीरे धीरे ये वायु सैचुरेट होती है, संतृप्त होती है, और जब संतृप्त होती है तो जिस एल्टीट्यूड पर जाकर संतृप्त हो जाती है और जिस तापमान पर संतृप्त होती है, जिस ताप पर संतृप्त होता है उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओसांक बिंदु कहते हैं। जब ये वायु ओसांक बिंदु पर पहुंच जाएगी तो वहां से संघनन शुरू, संघनन होगा, बादल बनेगा और तब वर्षा होनी शुरू होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो ओरोग्राफिक वर्षा है, तो ओरोग्राफिक वर्षा होने के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, सागर की आर्द्र वायु, नमी युक्त वायु। दूसरा, उस आर्द्र पवन के मार्ग में पर्वतीय अवरोध, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आर्द्र वायु जा रही है,
इसके मार्ग में ये माउंटेन का अवरोध है। तो पहला आर्द्र पवन, आर्द्र पवन के मार्ग में पर्वतीय अवरोध। अब इस अवरोध से जब पवनें टकराएगी, नमयुक्त पवनें, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठती है। वेट एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका टेम्परेचर चेंज होगा और धीरे धीरे ये संतृप्त और कंडेंसेट होकर वर्षा कराना शुरू करती है। तो इस तरीके की जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा कहलाती है। पर्वतीय वर्षा में विंडवार्ड डायरेक्शन की तरफ वर्षा अधिक होती है और ये जो अपोजिट साइड होती है लीवार्ड डायरेक्शन, ये रेन शैडो जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी जो वर्षा है चक्रवाती या वाताग्री, जो शीतोष्ण चक्रवात की मूल विशेषता है, इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। तो ये होता है कि जब दो विपरीत पवनें, एक तरफ से ठंड पवन आ रही हो और दूसरी तरफ से गर्म पवनें आ रही हो, तो ठंड पवन का घनत्व अधिक होता है, अभी आप इतना समझिए, और गर्म पवनें हल्की होती है, इसलिए गर्म पवनें ठंड पवनों के ऊपर उठ जाते हैं। और गर्म पवनों के ऊपर उठने से क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव क्लाउड बनता है और इस प्रक्रिया में जो वर्षा होती है उसको हम लोग फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, जो टेम्परेट साइक्लोन की विशेषता है ये। तो ये तीन प्रकार की वर्षा है। अभी मुझे पता है कि आपको ये बहुत कम समझ में आया होगा, ठीक ना, लेकिन अगले क्लास सब में जब आप जाएंगे तो बहुत डिटेल से आपको बताएंगे पूरी फंक्शन। लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि संवहनीय वर्षा एक होता है, दूसरा एक पर्वतीय वर्षा होता है और तीसरा एक फ्रंटल रेनफॉल होता है। क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। सर रेन का वाटर फ्रेश होता है, नमिता निगम, बिल्कुल। वर्षा के जल को सबसे स्वच्छ जल माना जाता है, लेकिन वर्षा का जल भी जब वायुमंडल से होकर धरातल पर आता है तो वायुमंडलीय इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि पूछता है तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध है। क्लियर है सभी का? शीतोष्ण चक्रवात एक सेकंड का नहीं है भूमिका, ये 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन होता है इस पर। अभी आप समझ लीजिए कि शीतोष्ण चक्रवात दो विपरीत प्रकार के पवनों के मिलने से बनते हैं। इसमें एक गर्म पवन होती है, एक ठंडी पवन, और दोनों गोलार्ध में ये साइक्लोन 40 से 60-65 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो चलो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। कल हम लोगों का ये चर्चा का टॉपिक रहेगा जल अर्थात जलमंडल। कल हम लोग जल चक्र, जल के स्रोत, जल का वितरण, महासागरीय परिसंचरण, तरंग, सुनामी, ज्वार भाटा, महासागरीय जलधारा, इन टॉपिकों पर कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है, गुड नाइट है।